नमस्कार दोस्तों। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए गणित के वीडियो क्रमांक 8 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एनएमएस की तैयारी के लिए गणित के कुछ और नए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला जो प्रश्न है, 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मात्र 8 व्यक्ति को काम पर लगाया जाता है तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसे प्रश्न होते ना, वो दो प्रकार के आते हैं। एक आते हैं अनुक्रमानुपाती के रूप में आते हैं, है ना। किस रूप में? अनुक्रमानुपाती, ठीक है। और दूसरे जो इसमें प्रश्न आते हैं वे आते हैं व्युत क्रमानुपाती के, है ना। ये दो प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं। इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों में गलतियां होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती में होता क्या है कि यदि एक का मान बढ़ता है ना तो दूसरे का मान भी बढ़ता है ना। उससे संबंधित जो भी दूसरे वस्तु होती है उसका मान बढ़ता है और उसी अनुपात में, है ना। और एक का मान यदि घटता है तो दूसरे का मान भी उसी अनुपात में घटता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बस में सफर कर रहे हैं तो मान लिया कि एक टिकट के लग रहे हैं 50 रुपया, है ना। अब यदि व्यक्ति 1 से 4 हो गए हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, यानी टिकटों का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी जिस अनुपात में व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में क्या होगा? टिकट के मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो ये कहलाता है अनुक्रमानुपाती। इसी प्रकार से यदि कम होता है, मान लिया कि 2 व्यक्ति हैं, तो 2 यदि व्यक्ति हैं तो इनके लिए उसी अनुपात में राशि कम हो जाएगी। तो ये कहलाता है अनुक्रमानुपाती विचरण, ठीक है ना। जिसे हम सीधा अनुपात भी कहते हैं। दूसरा होता है व्युत क्रमानुपाती विचरण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक वस्तु का मान बढ़ता है तो उसी अनुपात में दूसरी का कम हो जाता है, या यदि एक का कम होता है तो दूसरी का उसी अनुपात में बढ़ जाता है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है प्रतिलोम अनुपात या व्युत क्रमानुपाती, यानी रेसिप्रोकल। ओके, तो यहाँ ये पहचान होना जरूरी है ताकि ये प्रश्न करेंगे तो उसमें हमको आसानी हो जाएगी और गलती नहीं होगी। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि 12 व्यक्ति जो है एक कार्य को 20 दिनों में कर रहे हैं, है ना, पूरा कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि यदि 8 व्यक्ति ही काम पे लगाए जाए तो अब बताइए कि काम जल्दी होगा या देर से होगा, है ना। यह सोच सकते हैं ना कि काम जल्दी होगा या देर से होगा। भाई, यदि व्यक्ति कम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि काम देर से होगा, उसमें अधिक दिन लगेंगे, यानी विचरण कौन सा हो जाएगा? व्युत क्रमानुपाती। ये को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए व्यक्तियों की संख्या हम कम कर रहे हैं तो दिनों संख्या बढ़ जाएगी, यानी कार्य दिवस बढ़ जाएंगे। बस इसी कंसेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है ना। वैसे इसको प्रश्न को बहुत ही शॉर्टकट यानी ट्रिक्स हम कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं विद इन 30 सेकंड। लेकिन इसका बेसिक समझने के लिए हम आपको इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है और उसके बाद में हम सीखेंगे इसकी ट्रिक, है ना। ऐसे हर प्रश्न में मैं आपको बेसिक और उसकी ट्रिक बताने का पूरा प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। यदि आपने वीडियो देख लिए हैं तो इस प्रकार के प्रश्न यदि आप करेंगे तो उसमें बहुत ही कम समय लगने वाला है, ठीक है ना। देखिए हम देखते हैं यहां से यहां तक जो है हमारा एक वाक्य पूरा होता है ना। ये यहां से यहां तक एक वाक्य पूरा होता है और इस वाक्य में हमें दो चीज मिलती है ना। पहली क्या मिली? 12 व्यक्ति, और दूसरी 20 दिन। तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि x1 बराबर है 12 व्यक्ति। ये को बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊँ ट्रिक कैसे होती है ना। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की चीज दिन है,
तो दिन को हमने मान लिया है y1। 1 क्यों लिया है कि पहला वाक्य है इसलिए 1 लिया हमने, ताकि आपको पहचान आ जाए। ठीक है, अब जो दूसरा वाक्य होगा ना उसमें क्या होगा, कोई एक चीज दी जाएगी, यानी एक जो है मद आपको दिया जाएगा, एक आइटम दिया जाएगा, एक राशि दी जाएगी और दूसरी राशि हमको ज्ञात करना होगी। तो ध्यान रखना है कि दूसरे में क्या आएगा, x2, क्योंकि लाइन नंबर 2 है, ये y2 है ना। तो 8 व्यक्ति, तो व्यक्ति नीचे व्यक्ति लिखा हमने, यानी x2 का मान दिया हुआ है 8 व्यक्ति दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है दिनों की संख्या, यानी कितने दिनों में ये कार्य पूर्ण होगा। हमने मान लिया है n दिन, है ना। ठीक है, क्लियर। अब ये विचरण कौन सा हो गया, यह विचरण कहलाता है व्युत क्रमानुपाती यानी प्रतिलोम अनुपात। क्यों कि व्यक्ति कम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कार्य के दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि यहां हम लिखते हैं x1 बटे x2, है ना, बराबर। अब यहां क्या होगा, उल्टा हो जाता है, y2 बटे y1, ये ध्यान रखना है ना। अब मान रख देंगे x1 का मान कितना है 12 बटे 8, y2 है ना। ठीक है, x1 12 और x2 का मान 8 बराबर। अब y2 का मान कितना है n बटे y1 20। अब हम क्या करते हैं, इसका तिरछा गुणा करते हैं, यानी 8 का गुणा करेंगे n में, है ना, तो क्या हो जाएगा 8n बराबर 12 का हम गुणा करेंगे 20 में, है ना। अब n का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 12 गुणा 20 बटे 8। ठीक है, 12 गुणा 20 बटे 8। अब 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, शून्य के शून्य, तो क्या हो गया, यहां पर हो जाता है आपका n बराबर 10 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 10 तिया 30 दिन। ठीक है ना, ये हो गया आपका बेसिक। लेकिन इस परीक्षा में वो बेसिक नहीं करना है। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इन्हें मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं, वहां पर हमको हमेशा जहां तक हो सकता है हमें ट्रिक का उपयोग करना होता है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ट्रिक में क्या करते हैं, अब ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं और हम समझ लेते हैं ट्रिक को। देखिए अब ट्रिक क्या होती है, यदि आपको बेसिक आता है समझ में, तभी आप ट्रिक से प्रश्न हल कर पाएंगे। देखिए ये हो गया व्युत क्रमानुपाती विचरण, ये हमने देख लिया है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब व्युत क्रमानुपाती विचरण होता है तो पहली लाइन में जो संख्या आती है, कुछ भी आती है, उसको आप लिख लें गुणा के रूप में, लिख लिया ना, बटे दूसरी लाइन में जो भी संख्या आती है, चाहे व्यक्ति आए चाहे दिन आए, क्योंकि व्यक्ति आएगा तो दिन निकालना होगा, दिन आएगा तो व्यक्ति की संख्या निकालना होगी, दो में से क्या आएगा, तो हमें यहाँ क्या करना है, इसका भाग लगा देना है, बस डिवाइड कर देंगे। 4 से हमने काटा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है ना। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब क्या हो गया, 6 गुणी 5, 6 गुणित 5, तो 6 पंजे 30, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये ट्रिक से आ जाएगा, यानी यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी प्रकार का। 15 श्रमिक किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 20 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, यानी हमें कितने लेबर चाहिए। तो देखिए अब यहां देख रहे हैं कि 15 श्रमिक हैं और वह 48 घंटे में कार्य को पूरा करते हैं, काम वही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 20 घंटे में काम पूरा हो जाए। तो क्या होगा, हमें श्रमिकों की संख्या, लेबर मतलब है ना, नंबर ऑफ लेबर बढ़ाने होंगे। ठीक है ना, यानी श्रमिकों की संख्या क्या करना होगी, बढ़ानी होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ना कि समय यहां कम हो रहा है तो श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, यानी विचरण कौन सा हो गया है, व्युत क्रमानुपाती विचरण। अब जब व्युत क्रमानुपाती विचरण आता है तो उसकी ट्रिक क्या है, आपको मैं बताई थी ना। देखिए कि पहली लाइन में यानी पहले वाक्य में जो संख्या आती है उनका गुणा कर दें, ये 15 गुणित 48, और दूसरी लाइन में जो भी संख्या आती है उस संख्या इसको हम डिवाइड कर दें, ये आ गया। ठीक है, अब चूंकि यहां पर उत्तर नहीं है, आपसे पूछी गई प्रोसेस, यानी आप किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए इस प्रकार की कंडीशन आपको क्या मिल रही है,
ऑप्शन नंबर 3 में मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, है ना। इसलिए ध्यान रहे कि प्रश्न को हल करने की हमको पूरी मेथड याद होना चाहिए, क्योंकि बीच में से कहीं से भी ऑप्शन बना करके आपको परीक्षाओं में दे दिया जाता है, आपको कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस ये आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, देख रहे हैं ना ये कि गुणा में क्रम विनिमय लागू होता है। यहाँ 48 गुणित 15 है, हमने लिखा 15 गुणित 48, बात एक ही है, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न ये है, ए और बी किसी काम को एक साथ 12 दिनों में पूर्ण करते हैं, ठीक है। बी अकेला उस काम को 30 दिनों में पूरा करता है। अब पूछा क्या गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। देखिए भैया, अब ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिन में पूर्ण करते हैं, है ना। ये ए और बी है, मिलकर के क्या करते हैं, 12 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। तो ये ए दिन का काम कितना दिन का हो जाएगा, 1/12, है ना। ये पूरा काम 12 दिन में, ठीक है ना। तो ए दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/12 करेंगे, इनका हो गया एक दिन का काम। क्लियर। चलिए अब क्या होता है कि बी जो अकेला है ना, बी अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, ठीक है ना। तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, अब समझा ना, 1/30। ध्यान रहे इसको बटे में कर देंगे, बस हो गया। ये बी अकेला का एक दिन का काम हो गया, कितना हो गया, 1/30, ठीक है ना। अब हमें क्या पूछा गया है कि जो ए है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये देखो, ये ए और बी दोनों मिलकर काम किया, ये बी ने अकेले ने काम किया, तो अब ए अकेला क्या करेगा, ए का काम कितना हो जाएगा, दोनों ने जो मिलकर काम किया एक दिन में 1/12, इसमें से बी अकेले ने एक दिन में जो काम किया है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर इसको माइनस कर दिया है। अब माइनस यदि कर देंगे तो निकल के आ जाएगा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर सकेगा। तो देखिए ये हो गया तुम्हारे भिन्न के घटाव हो गया। अब क्या करेंगे, 12 और 30 का निकालते हैं एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ती, जो कि आता है 60, ठीक है ना। 12 का भाग लगाएंगे 60 में, 12 पंजे 60, 5 बार जाता है ना। अब 5 गुणा करेंगे 1 में, तो 5 एकम 5, इस प्रकार से, माइनस 30 का भाग लगाते हैं 60 में, 30 दूनी 60, 2 का गुणा करेंगे अंश में 1 में, तो 2 एकम 2। अब 5 में से 2 को हम माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3, 3/60। इसको हम क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0। तो ये क्या हो गया, ए अकेला जो है ना, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20, ठीक है। तो वो पूरे काम को, यानी उस काम को पूर्ण करने में कितने दिन लगाएगा, इसका उल्टा कर देते हैं, यानी 20 दिन, ठीक है ना। तो वो अकेला जो है उस काम को 20 दिन में पूरा कर देगा, यह आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, जो समचतुर्भुज होता है ना, उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, बहुत आसान तरीका है, d1 गुणित d2। d1 का मतलब क्या हुआ, पहला विकर्ण, d2 मतलब क्या हुआ, दूसरा विकर्ण, बटे 2, बस। अब d1 कितना है, 18, d2 कितना है, 15। क्या करेंगे, 18 गुणा 15 लिख दिया, बटे 2, बस काट दो, 2 एकम 2, 2 नमे 18, तो 15 नमे 135 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट। 12 मोटे कागज के पेपर का भार 40 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलोग्राम
भार में कितने पेपर की संख्या होगी, है ना। यानी 40 ग्राम में कितने कागज हैं, 12। तो 1 किलोग्राम, अब देखिए यहां पर ये हो गया बड़ा मात्रक, ग्राम छोटा होता है ना और किलोग्राम बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस किलोग्राम को बदल लेंगे ग्राम में। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम से मिल करके 1 किलोग्राम बनता है। या यूं कहें कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि 1 किलोग्राम में कितने पेपर होंगे, है ना। बहुत आसान है। देखो इसका बेसिक मैं आपको समझाता हूँ, फिर बाद में अपन करेंगे शॉर्ट में कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया है ग्राम और यहाँ दिया ग्राम। तो जब भी दो वस्तुएं दी जाती है तो हम स्टार्टिंग उससे करते हैं। यहाँ क्या क्या लिखेंगे कि भी 40 ग्राम में पेपर आते हैं, कितने आते हैं, 12 पेपर, यानी 12 कागज आ गए, ठीक है ना। तो 1 ग्राम में, ये इसका बेसिक है, जब आपको नहीं ट्रिक आए इस प्रकार आप कर सकते हो। तो 12/40 हो गया, इसलिए है ना ये चूंकि रहता है। और इसलिए 1000 ग्राम, अब 1000 ग्राम में कितने पेपर, देखिए अनेक से एक भाग हो गया। अब एक से अनेक क्या हो जाएगा, गुणा। एक से अनेक में हम गुणा करते हैं और अनेक से एक में भाग करते हैं, ये गुणा हो गया। अब ये शून्य से ये शून्य में काट दिया, 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, जो सरल लगे उसको काट दीजिए आप। तो अब यहाँ क्या बचा, 3 × 100, यानी 100 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300 कागज, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, बेसिक हो गया, है ना। लेकिन हमें इतना लंबा चौड़ा बेसिक वहां परीक्षा में नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको सीखना है, क्योंकि मैं आपको सारे प्रश्न इस प्रकार से सिखाऊंगा, बेसिक भी और ट्रिक भी। तो देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वहां क्या करना पड़ता है, ये देखना होता है कि देखो 12 जो कागज है उसका भार कितना है, 40 ग्राम। यदि यहाँ पर हमको और कागज देते तो हम गुणा करते हैं, लेकिन यह क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी किसमें भाग लगाएंगे, 12 में 40 का, ये ठीक है ना, ये हो गया। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो हमने क्या किया, 1000 का गुणा कर दिया इस प्रकार से। अब ये शून्य से हमने ये शून्य कैंसिल कर दिया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और यहाँ 100 तिया 300, इतना हमको कम से कम मौखिक याद होना चाहिए। ये 300 कागज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस प्रकार से हम उसको करेंगे, परीक्षा में ऐसा करेंगे बिल्कुल, है ना, छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहां पर है, यदि 4y2 1 कामा लगा है, 3 से विभाजित है, यानी क्या, ये कोई संख्या है, ये है ना, और ये 3 से विभाजित है, तो y का सबसे छोटा मान क्या होगा। देखिए यह प्रश्न है विभाजिता की पहचान से संबंधित प्रश्न, ये है ना। तो मैंने विभाजिता की पहचान के लिए एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए 3 से विभाजन का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए, संख्या क्या है यहाँ पर, 4y और ये लिखा 21, ये संख्या हो गई। यदि इस संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और इनका जोड़ यदि 3 के पहाड़े में आता है या 3 का गुणज है, ठीक है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए एक संख्या रेखा को दिखाता हूं, फिर ये सवाल हल करेंगे। मान ले जाए कि आपके पास में संख्या है 441, ठीक है ना। अब इसके अंक क्या हो गए, 4 4 1, यानी इनके अंकों को हम जोड़ेंगे इस प्रकार से, तो इनका योग कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9, 9 हो गया ना। अब 9 3 के भाड़े में आ रहा है ना, इसलिए ये 441 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट आधार पर ये प्रश्न आपको दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4 धन y धन 2 धन 1 बराबर कितना हो रहा है, 4 2 6 और 1 7, ये 7 धन y। अब क्या बोला, सबसे छोटा मान, यानी हम 7 में कितना जोड़ें कि 9 आ जाए, क्योंकि
7 के बाद में सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है? 9 आ रही है, जो कि 3 से विभाजित होने वाली है। तो स्वाभाविक रूप से हम देखेंगे कि ये 7 में हम 2 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से जो है विभाज्यता से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाता है और ये एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है 7/15 का योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स, ऐसी संख्या जिसे हम इसमें जोड़ें तो इनका योगफल 0 आए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया हमने 4 लिया है, अब 4 में हम क्या जोड़े, है ना, कि इनका योगफल 0 आ जाएगा। तो स्वाभाविक है इसमें -4 जोड़ेंगे बस, क्योंकि प्लस और माइनस से गुणा करते हैं माइनस आता है, 4 में 4 घटाया 0 आ गया। तो क्या होगा? 4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? -4। और -4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? 4। मतलब इसी प्रकार से चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, सबके लिए यही नियम लागू होता है। तो सीधी सी बात हो गई है कि 7/15 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -7/15, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्यों? कि देखिए 7/15 में, है ना, हम यदि -7/15 जोड़ते हैं तो क्या आता है? देखिए इनका हमने निकाला एलसीएम 7 धन और इनका गुणा करते हैं ऋण 7, 0/15 अर्थात 0 आया ना। तो दोनों का योगफल कितना आया? 0 आया। तो जब किसी दो संख्याओं का, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 0 आता है ना, तो दोनों संख्या एक होगी एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम, यानी 7/15 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -7/15 और -7/15 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 7/15। क्लियर? यह 7 है। अब 7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -7 और -8 का योज्य प्रतिलोम 8, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल हमेशा 0 आएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।